नमस्कार भाइयों। आप लोग लगातार ग्रुप में चर्चा करते आ रहे हैं C6 से 10 वाले में मेंटेनेंस को लेकर के। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेंटेनेंस का रेट निर्धारित होता है एजेंसी की क्वालिटी पे, और जो बेसिक कॉस्ट है मेंटेनेंस एजेंसी की उस बेस पे ही होता है। उसके साथ कंज्यूमेबल्स जो आइटम्स एप्ट कॉस्ट लगते हैं उसके बेस पे निर्धारित किया जाता है ओवरऑल। और बिजली का भी कैम का पार्ट भी होता है उसमें शामिल, आप सभी को भी पता होगा। अतः हम एक NBCC और CR के बीच की कड़ी है। कोई भी एजेंसी हायर करने से पहले अंडर वैल्यू या अंडर क्वालिटी एजेंसी को हायर नहीं कर सकते, और सभी कंप्लायंस मैन पावर और कंप्लायंस को फॉलो करने वाले एजेंसी को ही हम अपने प्रोजेक्ट के लिए हायर कर सकते हैं। और अम्रपाली के प्रोजेक्ट में आपने देख रहे होंगे कि किस तरह से मेंटेनेंस ओवरऑल कॉस्ट बढ़ता है। हाँ, ये बात अलग है कि 5 टावर ही हैंडओवर हो रही है। उस 5 टावर के सभी कॉमन एरिया यूटिलिटी जो भी मशीनरी है, प्रोडक्ट है, उसको उसके साथ हमें लेने होंगे। और जिसके भी ऑपरेशन टेक्निकल लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, जो भी मेंटेनेंस एजेंसी का पार्ट होगा तो 5 टावर के कारण हो सकता है कुछ कॉस्ट वेरी करे, कुछ अधिक लगे लोगों को, हो सकता है जो भी आगे जाके कॉस्ट जो है एक नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। फिर भी ओवरऑल प्रोजेक्ट या एन्चांटेड से आप कंपेरिजन करिएगा, ड्रीम वैली विला से करिएगा, और भी आसपास के प्रोजेक्ट हैं। कोई प्रोजेक्ट अंडर वैल्यू या कम वैल्यू के एजेंसी को भी हायर करा हुआ है, और विला से कंपेरिजन हम इसलिए नहीं करना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट का, क्योंकि विला में आपका जो कॉस्ट जाएगा उसी रिलेटेड टावर के लोगों से जाएगा, और विला का कॉस्ट मैन पावर वहां पे कम यूटिलाइज होते हैं। उस बेस पे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए निश्चित जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आप लोगों पे भार आएगा वो तो एक्चुअल ही आएगा, जो कॉस्ट एजेंसी को दी जाएगी। मेन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आप NCR में कॉस्ट एवरेज ही आएंगी, उससे कोई एक्स्ट्रा बर्डन ऐसा नहीं है कि आप लोगों पे दे दिया जाएगा, ये संभव नहीं है। सभी बातों को ध्यान में रख करके तय किया जाता है CR के द्वारा। बेसिकली मुद्दा यह है कि हमें पहले लॉट में जो लोग चाबी लेने आएंगे वो आगे कितने लोग आते हैं। 646 फ्लैट, ये तो निश्चित है कि एक कट ऑफ डेट से हर एक उस आदमी का उस 646 फ्लैट्स का मेंटेनेंस चालू हो जाएगा, चाहे आप आगे आए ना आए। ये आपका हेडेक है, आपको चाहिए कि आप अपना चाबी ले लें और पोजीशन के लिए आगे आए। अगर आप नहीं आते हैं आगे, या पोजीशन का कार्रवाई नहीं करते हैं, अपना पेपर नहीं जमा करते हैं, तो ये आपकी डिफॉल्ट है। लेकिन आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आगे भी उसी बेस पे देना पड़ेगा जो एक डेट तय किया जाएगा। इसका लॉजिक ये है आप समझिए बातों को, कि मानिए एक्स अमाउंट हमने तय किया, CR ने तय किया मेंटेनेंस कॉस्ट, और 646 में से 200 लोग ही अभी आए और पैसे जमा करके अपना चाबी लिए। पैसे तो जमा, चाबी पोजीशन और चाबी के बीच में आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, चाबी तब मिलेंगे आपको जब आपने मेंटेनेंस कॉस्ट जो तय किया उसको जमा कर लेंगे। अब उसमें से मान लीजिए 150 या 200 लोगों ने मेंटेनेंस कॉस्ट जमा करके चाबी लिए, तो बाकी 400 लोगों का क्या हो सकता है? 4 महीने बाद वो आए चाबी लेने के लिए, तो 4 महीने तक क्या ही 200 लोग पूरे 5 टावर का जो मैन पावर जो 65 फिक्स हुआ है, 65 लोगों का सैलरी देंगे। वो पैसे बीच का अमाउंट कहाँ से आएगा जब कैश फ्लो की कमी होगी इस तरह से। बाद में हालांकि बैकडेट से उन्हें नए लोगों को मेंटेनेंस का कॉस्ट देना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे पास जो फंड आएंगे उसी से मुझे एजेंसी का सैलरी जाएगा। क्या वो एजेंसी का सैलरी उसने आदमी की कॉस्ट से पूरा हो जाएगा? मेरा मुद्दा ये है।
ध्यान देने की जरूरत है। लॉजिकली आप लोग सोचेंगे कोई एक्स्ट्रा बर्डन या कोई ऐसा स्पेशल केस नहीं है हाँ आप लोगों या 646 प्लेस बैड के पास साथ जहाँ होती है। हाँ एक बात और अलग है कि हम किसी बिल्डर 2 साल तक 1.5 साल तक अपने अंदर कोई सोसाइटी रखते प्रोजेक्ट रखते हैं, वो हैंड ओवर नहीं करते तो वो चलाते हैं, उनका अलग केस है। हमारा केस कुछ अलग है। हमारा कोई एओ पैसा तो कहीं से देगी नहीं, सीआर आपको पैसा देगी नहीं, आपका फ्लैट से रिलेटेड फ्लैट्स के ऑनर से ही उस मेंटेनेंस कॉस्ट रिकवर किया जाएगा। तो उस कैश फ्लो को कैसे मेंटेन किया जाए इसका सलाह आप दे सकते हैं। आप आगे आइए, सलाह दीजिए इसके लिए कि अगर 4-6 महीने तक अगर 200 या 300 ही बायर्स फ्लैट का चाबी लें और उन्हीं से अगर मेंटेनेंस कॉस्ट लिया जाए और लोग 9 दिन या 4 महीने बाद 6 महीने बाद देते हैं तो बीच का जो 4-6 महीने का गैप है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट किस अमाउंट से कौन पैसे लेके चलाएगा और ये बर्डन हम लोग या एओटी में कैसे बियर करेगी। तो इसलिए सभी बातों को ध्यान रखिए, सभी चीजों को समझिए और बेतुका कमेंट जहां लॉजिकली नहीं है नहीं करना चाहिए। आपका घर है, किसी और के लिए आप ना ही अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं और ना ही कोई आपसे पैसे ले रहे हैं, ना कोई ट्रांसपेरेंसी में कभी कमी दिखेगी आपको। ऑडिटर्स बैलेंस शीट हमेशा देखेगी जो कि सीआर के थ्रू अपॉइंटेड होगी। एडहॉक कमेटी है, आप इसी बात को समझिए। एडहॉक अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन है ये, तो बहुत कुछ नॉर्म्स बहुत कुछ सिस्टम के साथ गवर्नमेंट नॉर्म्स के साथ हमें आगे बढ़ने हैं। तो ये ख्याल मन से निकाल दीजिए कि आपसे ज्यादा कोई पैसा लिया जाता है।